हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एडू कैप्टन। तो कैसे हो भाई आप सब? भाई आपके हर एक चैप्टर को, हर एक मतलब सीबीएसई बोर्ड में आने वाले जो भी चैप्टर्स है सब मैंने करा दिए हैं। एक लास्ट चैप्टर की तरफ हम चलने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी, जिसको वन शॉट में कवर कर हम अपने 8 मार्क्स पक्के करने वाले हैं। इस वीडियो में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको तो आप लोगों में पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे कैसे करने हैं, और उसके अलावा आप लोगों को जो एक्स्ट्रा इसमें प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। पहले कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा समझेंगे, डिस्टिंग्वाइज करेंगे, अलग अलग करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है या बेस थ्योरम कैसे लगती है, इन सब चीजों को आज हम समझने वाले हैं। ठीक है भाई, और उस पर चलने से पहले बाकी चैप्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे पढ़ना है, क्योंकि मैं तो 80 में से 80 के लिए तैयार करवा रहा हूँ। आप कहाँ पर पहुंचे हो, कितना कर चुके हो, अगर बिल्कुल ही शुरू कर रहे हो तो सारी चीज़ें यहाँ पर देखते हैं कैसे आप उनको फॉलो कर सकते हो। आओ भाई फटाफट इन चीज़ों को देखें। भाई सबसे पहले मैं आपको एक टाइम टेबल दिखा दूँ जिसको मैं फॉलो करवा रहा हूँ बच्चों को। इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें मैंने शुरुआत में कवर अप करी ताकि लास्ट में ज़्यादा टेंशन ना बचे। ठीक है भाई, टेंशन ही होती है बच्चों के लिए इंटीग्रेशन। उसके अलावा वेक्टर 3D तो मैंने इतने बेहतर तरीके से कवर अप करवाया है जो कि अभी आपको मैं प्लेलिस्ट में भी दिखाने वाला हूँ। वहाँ पर ना लगभग आपके 14 मार्क्स कम टाइम में कैसे कवर करने हैं वो भी मैंने बताया है। उसके अलावा ये रिलेशन एंड फंक्शन के जो भी 5 मार्कर पेपर में बनते हैं मैक्सिमम मैंने कवर अप करे अपनी वीडियो के अंदर, और एलपीपी हो गया, कॉन्टिन्यूटी हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, सब चीज़ें उसमें कवर अप कर दी है। सैम्पल पेपर की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। सैम्पल पेपर्स हम करेंगे ऑलमोस्ट कल के अराउंड, और कल और परसों जो भी है। उसके अलावा केस स्टडीज़ भी मैं करवाने वाला हूँ। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ये सब चीज़ें मेरे थ्रू बच्चों से कहाँ कनेक्ट हो रही है या बच्चों से मैं कहाँ पे इंटरेक्ट करता हूँ। तो देख सकते हो भाई, ये मैथ्स की महफिल नाम से मेरा एक ग्रुप है जहाँ पर मैं टेलीग्राम पे बच्चों से सारी चीज़ें जो भी हैं कनेक्ट करता हूँ, बातें पूछता हूँ, वो लोग मुझसे कोई क्वेरी होती है तो वो पूछते हैं, सब चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो आप। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि बच्चे ने कुछ पूछा मैंने बता दिया, और भी चीज़ें करते हैं हम। जैसे कि आप देख सकते हो डे 4 50 MCQ, यानी मैं कभी 20 MCQ, कभी 30, कभी 50। कल डे 4 था, वहाँ पर 50 MCQ मैंने प्रोवाइड करे जो कि एग्जाम रिलेटेड होते हैं। इससे क्या हुआ कि आपके ना मतलब लाइक शॉर्ट टाइम में ना MCQ की भी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो वो चीज़ें यहाँ मैं ग्रुप में करवाता जाता हूँ। ये नहीं कि खाली क्वेश्चन दे दिया, इनका सॉल्यूशन भी मिलता है यहाँ पर। हाँ ठीक है, ये सब चीज़ें अच्छे से होती हैं। चलो भाई, इसके अलावा जो हमारी यहाँ पर प्ले लिस्ट है वो आप देख सकते हो। सबसे पहले मैंने बताया था कि मैं क्या पढ़ाऊँगा, उसके बाद देखो मैंने हर एक चीज़ टाइम लगाकर पढ़ाई है। इंटीग्रेशन हो चाहे एप्लीकेशन हो, एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन हो, डिफरेंशियल, वेक्टर, मैट्रिसेस, और डेली टॉपिक की बड़ी दिक्कत हो रही थी बच्चों को तो वो भी मैंने क्लियर कर दिया। रिलेशन, फंक्शन, और ये वाली वीडियो आप देख सकते हो। अगर आप बहुत ही लिमिटेड लेकर जाना चाहते हो पेपर में तो ये 6 टॉपिक्स को कर लेना और 50 मार्क्स बन जाएंगे। और ये वो टॉपिक है जिसमें इंटीग्रेशन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं है। इस टॉपिक के अंदर इंटीग्रेशन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं है। उसके बाद ये 50 मार्क्स आपके आने हैं। ठीक है भाई, फॉर्मूले सारे मैंने एक जगह आपको दे दिए। टॉपर की आंसर शीट जरूर देखो, उससे आपको काफ़ी लेसन्स मिलते हैं। उसके अलावा ब्लूप्रिंट कैसा आएगा एग्जाम में, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के चलते हैं प्रोबेबिलिटी को शुरू करने। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखो भाई, सबसे पहले अगर मैं आपको प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी के अंदर ना हम लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो पता होनी चाहिए। बेसिक क्या होती है भाई, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे 9th 10th वाली, वो वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, ऊपर अपना क्या आते हैं फेवरेबल आउटकम, नीचे टोटल आउटकम। तो ये जो 10वीं क्लास की बातें, 11वीं क्लास की बातें वो हमें पता होनी चाहिए। बाकी जो नहीं भी पता क्वेश्चंस के बीच में मैं आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले हमारे टॉपिक में जो 2 मार्क्स के पेपर मतलब पेपर में अगर आती है तो 2 मार्क्स में इसका क्वेश्चन बनता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ध्यान से सुनिएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सीधा क्वेश्चंस करेंगे, पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा ना, जैसे आप स्कूल में पढ़ चुके हो ठीक है, या नहीं भी पढ़े हो, तो मैं आपको सीधा वो चीज़ें बताऊंगा जो पेपर में पॉइंट होती हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से सुनना। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का नाम से ही लिखा हुआ है कंडीशनल, यानी यहाँ पर कोई ना कोई कंडीशन आपको गिवन होगी जिसके थ्रू प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना होगा। जनरली यहाँ पर 2 इवेंट होते हैं, एक होता है ई और एक होता है एफ। एफ वो इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है व्हेन द एफ इज गिवन, जब एफ गिवन हो। और इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज गिवन, व्हेन एफ इज गिवन। इस तरीके से इसको हम करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये चीज़ याद रखना,
जो पीछे वो नीचे, ऐसे याद रखो, जो पीछे वो नीचे, मतलब जो चीज़ गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइड में आएगी। और इसको शॉर्टकट में कैसे करते हैं वो भी अभी सिखाऊंगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी डिवाइड वाली प्रोबेबिलिटी नॉट पॉसिबल, यानी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि वो चीज़ फिर गिवन कैसे हुई, ये बात हमें याद रखनी होती है। अब अगर हम यहाँ पहुँच ही गए हैं तो इस पे किसी एक क्वेश्चन के थ्रू बात को समझते हैं। जैसे मान लो कोई सैंपल स्पेस है, भाई क्वेश्चंस भी करेंगे, देखो क्वेश्चंस भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये सब हटा देते हैं, ये रहा, एक सेकंड, हाँ ये देख सकते हो भाई, ये सारे क्वेश्चंस अभी हम करने वाले हैं, ये सब देख सकते हो आप, ठीक है। अभी इन्हें हम प्रैक्टिस करेंगे और ये आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, या बाकी हमारे टेलीग्राम पे तो ग्रुप पे मिल ही जाएंगे। ये 1 मार्कर है, देखो 10 क्वेश्चंस है, उसके बाद 2 मार्कर भी है जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, फिर 3 मार्क्स क्वेश्चन भी है, देख सकते हो। इनमें से कौन से नहीं करने हैं वो भी बता दूंगा, फिर 5 मार्क्स क्वेश्चन है, सब अवेलेबल है भाई, ठीक है। केस स्टडी भी इसके नीचे अवेलेबल है, तो ये सब क्वेश्चंस आप करोगे, काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है भाई। आ जाओ, बहुत बढ़िया, ठीक है। वेरी गुड, देखो भाई, आ जाओ भाई। मान लो कोई सैंपल स्पेस अपने को दिया है 3 कॉइन का, तो वो कुछ इस तरीके से होता है, हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, ठीक है। फिर इसी में टेल की कहानी बनती है, ठीक है, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल 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 टेल, ठीक है भाई। ये चीज़ हमारी बनती है। अब मान लो कोई इवेंट है ई, कोई इवेंट है ई। अब ई हमने कोई भी कंडीशन मान ली कि भाई हमारे को सिर्फ हेड वाली वैल्यूज चाहिए, सिर्फ हेड वाली, ठीक है। तो हमने लिख दिया हेड हेड टी हेड, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, रुक जाओ थोड़ा सबर करो भाई। ई हो गया, एफ हो गया। अब एफ में मैंने क्या लिखा ज़रा गौर करना, मैंने ये 2 लिखे और अगले 2 लिखे, ठीक है। तो ये लिखा मैंने एच टी एच, एच टी टी और टी एच एच और टी एच टी। अब जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो आप बोलोगे ई इंटरसेक्शन एफ, क्या बोलोगे आप, ई इंटरसेक्शन एफ। तो वो क्या होगा भाई, देखो ये 2 वैल्यू कॉमन आई है, इनको लिखोगे आप, ठीक है। फिर एफ क्या है, एफ तो अपने सामने ही है, तो एफ की प्रोबेबिलिटी बताओगे आप क्या है भाई। एफ में कितने आउटकम आ रहे हैं, 4, और एस में कितने थे, 8, तो ये हो जाएगा अपना 4/8। बोलो बात समझ में आ रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ, सुनते जाना पूरी बात। देखो भाई, अगर आप चाहते हो बिल्कुल ही डायरेक्ट हो जाए तो नहीं, थोड़ा आराम से सीखना पड़ेगा। ई इंटरसेक्शन एफ की बात करेंगे तो 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो ये हो जाएगा 2/8। अब आप क्या करोगे, आपसे पूछा था ई बाई एफ, तो ई बाई एफ का आएगा आपका ऊपर ये वाली वैल्यू, नीचे ये वाली वैल्यू, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, वैल्यू आ गई 1/2। अब इसको आप डायरेक्ट कैसे बता सकते हो वो सुनो। आपसे पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ई की प्रोबेबिलिटी बताओ जब आपको एफ पता है। बात समझ में आ रही है। तो आप ये बताओ एफ में कितने आउटकम है, एफ में है 4, ये डायरेक्ट है, एफ में 4 हैं। लेकिन अब आपको ऊपर क्या बताना है, आपको ऊपर वो वैल्यू बतानी है जो एफ वाले में तो है ही और ई वाले में भी है। मतलब एफ की ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो ई में है, तो या यू कह लो ई की कौन सी वैल्यू है जो एफ में है। तो ऐसे सिर्फ 2 वैल्यू है, तो सीधा लिख दो 2/4, तो आंसर काट के कितना आ जाएगा 1/2। देखो बात सेम ही है बस आपको ना एक छोटे से पॉइंट को समझना है, बात बन जाती है, ठीक है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और अलग नहीं आते। अब आप सोच रहे हो सर एक क्वेश्चन से बात बन जाएगी क्या, नहीं, मैं सिर्फ अभी टॉपिक क्लियर कराता चल रहा हूँ। अभी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा सुन लो इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसको देखिएगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है भाई, आपको बोला जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है, या है, चेक करना है। तो आपको ये चीज़ कंडीशन ढूंढनी होती है, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये करना होता है पहली चीज। दूसरी चीज, ये चीज समझ में आ गई। अब सेकंड चीज सुनो, सेकंड चीज इसमें, ये तो हमें क्लियर है ही सर, ये तो हमें पता ही है। अब आती है थोड़ी सी पुरानी बातें। पुरानी बातें क्या, जैसे कि आप लोगों ने ये 11th क्लास में पढ़ा था, बट यहाँ पर यूज होता है ई यूनियन एफ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ई और एफ। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, कई बार ऐसे भी पूछता है एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब बात एक ही है। अगर एटलीस्ट 1 बोल रहा है तो भी वो क्या, किसकी बात कर रहा है, कि दोनों भी आ जाए तो चलेगा, ई यूनियन एफ। तो फॉर्मूला लगता है ई प्लस एफ। बाकी अगर आपको ये सारे फॉर्मूले चाहिए तो मैंने शीट में
लिखवा रखे हैं फॉर्मूले वाली शीट में, ठीक है भाई। चलो देखो ये वैल्यू बन गई हमारी। अब इसके अलावा ये तो सिंपल सी बात थी, इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ई एंड एफ, ठीक है। और इसको हम इंटरसेक्शन तो बोलते ही हैं, तो इसको बोथ वर्ड से भी यूज़ करा जाता है, बोथ ई एंड एफ, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अगर आप वेन डायग्राम की बात करो तो इसका जो वेन डायग्राम है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। और यूनियन की बात करोगे तो इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, पूरी शेडेड। अब इसके अलावा ये तो एक छोटी सी बात थी, इसके अंदर कई बार नॉट की बात काफ़ी आती है। तो ई नॉट अगर बोल रहा है, किसी भी चीज़ का नॉट बोल रहा है, तो 1 में से ना उसको माइनस कर दो, नॉट आ जाएगा। ये 10th क्लास की बात है। लेकिन इसमें कुछ और अलग चीज़ें कैसे पूछते हैं, जैसे कि ये वाली चीज़ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, इसको पढ़ते कैसे हैं, नॉट ई एंड, ठीक है, नॉट एफ। तो इसका ना एक फॉर्मूला बनता है कि भाई प्रोबेबिलिटी तो है ही, अगर ये इंटरसेक्शन है तो इसको यूनियन बना दो, इंटरसेक्शन को क्या बना दो, यूनियन। और ये दोनों पे जो डैश है वो हटा दो, वो होल डैश लग जाएगा। अब होल डैश को सॉल्व कैसे करते हैं, 1 में से उसे माइनस करके। लो जी, हो गया सवाल। और बताओ, आ जाओ इधर आ जाओ। अगर इसी में इसका रिवर्स आ जाए, ई डैश यूनियन एफ डैश आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर 1 में से इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, और भी फॉर्मूलेज बन सकते हैं, जैसे कि ओनली वन ऑफ देम बोल दे, ओनली वन ऑफ देम बोल दे। अगर सिर्फ एक की बात करें, अगर आपको प्रोबेबिलिटी की केस स्टडी में दिक्कत है तो उसका भी वेट करो, वो भी आ जाएगी। अब एकदम से नहीं आएगी, और ऐसा भी नहीं है कि 9 को पेपर है तो 8 को आएगी, पहले ही आएगी, ठीक है ना। तो इसका अब 1-2 दिन में ही आ जाएगी, आजकल में इससे ज़्यादा क्या लेट होगा, ठीक है। ओनली वन ऑफ देम, वन ऑफ देम की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है या तो ई आएगा तो एफ नहीं आएगा, और अगर एफ आएगा तो ई नहीं आएगा। तो इसको करने का तरीका होता है, क्या तरीका होता है, ध्यान से देखिएगा। इसका तरीका होता है भाई कि ई में से एफ को माइनस कर दो, लेकिन एफ नहीं, ई में से ई इंटरसेक्शन एफ को माइनस करो। क्यों, आओ मैं बताता हूँ। जैसे ये अपना सर्कल है, ये ई है, ये एफ है, हाँ या ना, ये ई है और ये एफ है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या बोला था, ई चाहिए लेकिन एफ नहीं चाहिए। तो ई की सिर्फ इतने वाले पोर्शन की बात हो रही है, तो इसका मतलब पूरे ई में से सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन ही को तो हटाना है। पूरे एफ को क्यों हटा रहे हो, क्योंकि वो तो इसके अंदर आया ही नहीं है। तो ये बात को ध्यान रखना, ओनली ई का मतलब होता है, ओनली ई का मतलब होता है कि भाई आप लोगों को ई में से इंटरसेक्शन को हटाना है। तो उम्मीद है आप ये वाली वैल्यू बता पाओगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, ये सारी चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब इनके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम बेस थ्योरम की तरफ चलेंगे और फिर पीडी की तरफ चलेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, क्योंकि बिना क्वेश्चन करे बात नहीं बनेगी। अभी इनके क्वेश्चन देखेंगे बस हम, ठीक है ना। चलो, जैसे कि देख सकते हो भाई यहाँ पे सबसे पहले अगर आप बात करो, हाँ ठीक है, आ जाओ। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है द प्रॉब्लम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। अगर आप चाहते हो कि सर अलग अलग टाइप के अलग अलग करवाते जाओ, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अब आपका पेपर है तो आपको चीज़ें थोड़ी मिक्स प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो पेपर में ना सबसे पहली प्रॉब्लम ही यही होती है, हमने पढ़ा हुआ होता है एक्सरसाइज वाइज, और पेपर में आ जाता है मिक्स, तो आधा दिमाग तो हमारा वहीं ख़राब हो जाता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखो। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हमें दे रखी है इंडिपेंडेंटली, तो ए की प्रोबेबिलिटी हो गई ये और बी की प्रोबेबिलिटी हो गई ये। अब क्या बोला है, इफ बोथ ऑफ देम ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो भाई देखो, अगर दोनों ट्राई कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन क्या आएगा। देखो भाई, ए तो हमें समझ में आ ही गया कि 1/3 है, और बी समझ में आ गया 1/4 है। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन सिंपली इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। तो ये 1/12 आ गया। क्या आ गया, 1/12। लेकिन आपसे बोला है अगर दोनों एक साथ सॉल्व कर रहे हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है प्रॉब्लम सॉल्व होने की। तो एक ये हो गया। और अगर कभी ये पूछता है ना, इसी में मैं बता देता हूँ, चाहे पूछा हो या ना पूछा हो, तब क्योंकि पेपर में तो काम आता ही है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व। अब अगर कोई भी एक करे, चाहे दोनों करे, चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में बड़े आते हैं और उसका एक तरीका होता है करने का, 1 में से ना उसका नेगेटिव माइनस कर दो कि प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। मतलब 1 का क्या मतलब है, टोटल प्रोबेबिलिटी। 1 में से प्रॉब्लम के सॉल्व ना होने को माइनस कर दो, सीधी बात बन जाएगी। अब जैसे कि मान लो एटलीस्ट वन ऑफ देम बोला था,
तो हमने प्रॉब्लम को नॉट सॉल्व करा, तो अगर ये सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है तो 2/3 नॉट सॉल्व की होगी, ये 1/4 है तो 3/4 नॉट सॉल्व होने की होगी, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो 1 - 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। लो जी आ गया आंसर, और क्या लोगे, क्लियर हो गया। इस तरीके से चीज़ों को करते रहो भाई। अगर इसको इरेज कर दूंगा मैं, बट आप लोग इसे लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो रोक के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ अगले पे चलते हैं। देखो भाई अगले वैल्यू ये वाली आ गई मान लो, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, ठीक है। अगर A इतना है, B इतना है, B/A इतना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ देखो B/A अगर हमें दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा सर, A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय जो पीछे वो नीचे, इस चीज़ को याद रखो। ये 0.6 है बराबर A इंटरसेक्शन B पता नहीं है, इसको x मान रहा हूँ मैं 1 मिनट के लिए। A कितना है 4, मल्टीप्लाई करो 0.24 हो गया x की वैल्यू। लो जी हो गया क्लियर। तो अब आपको क्या पूछा है A/B, तो A/B का सिंपली कर दो आप, ऊपर इंटरसेक्शन जो कि 0.24 है, B पीछे है तो वो नीचे है, 0.8 काटना मत, डायरेक्ट 0 लगाना पहले, अब काट दो, 4 तिया 12 और ये आ गया 20। अब अपने हिसाब से वैल्यू डिवाइड करनी है, रखनी है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चंस हो गए, और देख लेते हैं सारे क्वेश्चन जो भी अलग अलग तरीके के वो हम देखते हैं। अब जैसे 8th आ गया, आपको A/B की और A/B की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है ना, तो फिर से हमें वही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। देखो सबसे पहले आप निकालोगे A/B, अगर हमें दिया हुआ है तो ऊपर आएगा आपका A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B तो आ गया, नीचे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B आएगी। आ जाओ, अब A/B कितना है, 0.5 है। A इंटरसेक्शन B सर वही निकाल रहे हैं हम, B कितना है 0.2 है, इसको मल्टीप्लाई करो 0.10 आ जाएगा, और ये x की वैल्यू मतलब इंटरसेक्शन आ गया। अब क्या पूछा है, ये थोड़ी अलग वैल्यू पूछी है, A' और B', तो इसको ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A' बाय B' बराबर A' इंटरसेक्शन B' डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B'। एक एक करके वैल्यू को रखते हैं और यहाँ पुट कर देंगे, ध्यान से देखना भाई। A' इंटरसेक्शन B' का क्या फॉर्मूला होता है सर, अभी आपने बताया था कि अगर इंटरसेक्शन हो तो यूनियन बना दो और डैश लगा दो, और फिर 1 में से यूनियन को माइनस कर दो, ठीक है भाई। अब 1 में से यूनियन कैसे माइनस होगा, तो उसके लिए पहले यूनियन निकालना पड़ेगा। यूनियन कैसे आएगा, आ जाओ वो भी बता देता हूँ। देख रहे हो ये 1 मार्क जरूर लिखा होता है, बट अगर 1 मार्क्स में आ रहा है तो आप रफ में करोगे, फेयर में 2 मार्क्स का कम से कम क्वेश्चन है। आ जाओ, A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है सर, A यूनियन B का फॉर्मूला होता है A प्लस B माइनस का इंटरसेक्शन, 0.6 प्लस 0.2 माइनस का 0.1, ठीक है। 6 2 8, 8 में से 1 गया 7, ठीक है भाई। ये हो गया अपनी वैल्यू 7, 0.7 यहाँ पुट कर दो, यूनियन आ गया, ये आएगा 0.3, ठीक है। अब बात आई कि सर ये तो डैश था तो 1 में से माइनस हो गया, बिल्कुल हो गया, 0.3 आ गई इसकी वैल्यू, तो ऊपर आ गया 0.3। अब आपको चाहिए B'। अच्छा एक बात बताओ, B अगर 0.2 है तो डैश कितना होगा सर, 0.8, 1 में से माइनस कर दो, तो आंसर आ गया 3/8। आंसर क्या आ गया, 3/8। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं भाई, ठीक। आ जाओ भाई, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं करने, वो मैं जब आपको ग्रुप में PDF डालूंगा ना, उसमें टेलीग्राम के ग्रुप पे, तो वो हटा कर डालूंगा, बेफिक्र रहो, ठीक है। आ जाओ और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये अभी रैंडम वेरिएबल वाले हम करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्या बोला है इसमें, A यूनियन B ये रहा और ये वैल्यू ये रही, तो यहाँ करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बराबर, ये काफ़ी आते हैं क्वेश्चन इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, 5/9। फिर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A' यूनियन B', ये है 2/3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। A यूनियन B' का मतलब क्या होता है, A इंटरसेक्शन B का होल डैश, फिर 1 में से इंटरसेक्शन को माइनस, ये 2/3 हो गया, ठीक है। अब ये उधर जाएगा और 1 में से 2/3 माइनस, तो ये 1/3 आ जाएगा आपका इंटरसेक्शन, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। तो आपका जो इंटरसेक्शन है इसी क्वेश्चन में वो 1/3 आ गया, कितना आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है। अब आगे आ जाओ, आपसे ये वैल्यू पूछी है, ये कैसे निकालोगे। आ जाओ देखो, सबसे पहले आपसे पूछा है A' प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B', ठीक है।
चलो आगे आ जाओ। 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस और 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस। अच्छा ऐसा नहीं है कि आंसर एक से ज़्यादा नहीं आ सकता, प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी एक से ज़्यादा नहीं आएगा, ये बात पक्की है। पर मान लो कोई प्रोबेबिलिटी आई और उसमें आपने 5 प्लस कर दिया तो वो तो आंसर ज़्यादा ही जाएगा ना, तो वो प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं होता है, वो एक्चुअल क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहता है, ये बात याद रखना। 1 में 1 और 1 2 हो गया, a और b माइनस कॉमन लोगे तो अंदर ये आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b। अब इसको ध्यान से देखो और आंसर अपना आ चुका है। कैसे भाई, एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b बराबर क्या होता है? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो अगर मेरे को a प्लस b की प्रोबेबिलिटी पूछी है, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है, तो माइनस का ये इधर जाके क्या होगा? बिल्कुल माइनस का है तो इधर आके प्लस ही तो होगा। ठीक है भाई, तो उसकी जगह भी तो इसे पुट करा जा सकता है, a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ठीक है, तो आ जाओ इसको पुट करते हैं। देखो भाई कितना है हमारे पास, a यूनियन b, सीधा रखते हैं ना, यहाँ a यूनियन b रखते हैं, उधर जो भी वैल्यू आई थी उसे रखते हैं। आ जाओ, a यूनियन b कितना है? 5/9, और प्लस में इंटरसेक्शन आया है जो कि 1/3 है, इनको ऐड कर लो, 9 ही आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, तो 8/9 आ गया जो कि यहाँ पे पुट होगा। अब इसको सॉल्व कर दो, 9 दूनी 18, 18 में से 8 गए 10/9, तो 10/9 हमारा आंसर होगा। डोंट बी डाउट कि सर ये तो प्रोबेबिलिटी है, एक से ऊपर कैसे जा रही है, तो मैंने अभी आपको कहा ये प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं है क्योंकि दो अलग अलग प्रोबेबिलिटीज ऐड हो रही है। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। वेरी गुड, चलिए ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ये तो मैं हट गया हूँ स्क्रीन से, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो बहुत बढ़िया, इस तरीके से भाई अपने क्वेश्चन बनते हैं। ये देखो और भी है, ये आ गया क्वेश्चन, देखो 3 मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का है ना, इसको देखो मैं बताता हूँ कितनी आसानी से। अ प्रॉब्लम इन अ मैथमेटिक्स सॉल्व बाय द 3 स्टूडेंट हु चांसेस ऑफ गिविंग ऑफ सॉल्विंग इट दिस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करो चाहे कोई भी करे। तो देखो भाई वही वाली बात हो गई ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है भाई, तो कैसे होगा? 1 में से प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, किसकी माइनस कर दो? नॉट सॉल्व की। अब नॉट सॉल्व कैसे माइनस होगा? आ जाओ, 1 में से किसी से भी प्रॉब्लम को सॉल्व मत करवाओ, किसी से भी, तो इसका मतलब पहले वाले की 1/2 है, तो नॉट सॉल्व की भी क्या होगी? एक सेकंड लिख देता हूँ फिर बात करते हैं। नॉट सॉल्व, तो भाई मान लो 1 है यहाँ पर, माइनस करा, ठीक है। अब देखो भाई 1/2 होगी, अगर इसकी 1/3 सॉल्व करने की, तो सॉल्व ना करने की क्या होगी? 2/3 होगी। इसकी 1/4 है तो इसकी क्या होगी? 3/4 होगी। तो इस तरीके से इसको समझो। ओके चलो और देखते हैं, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो कितना बचा? सर 1 माइनस 1/4, आंसर आ गया 3/4। मतलब 3/4 चांसेस हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होगा और 1/4 चांसेस हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इस बात को याद रखा करो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पर भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ना इसमें बोलता क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए चाहे कैसे भी हो, तो इस तरीके से हम बनाते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और देख लेते हैं भाई आपके लिए क्वेश्चंस इसके अंदर, ठीक है, जो इससे रिलेटेड हो, नहीं तो फिर चलेंगे आगे। चले भाई बहुत बढ़िया। ये देखो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, 2 कार्ड्स वगैरह ये सब अभी हम पढ़ने वाले हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई इस तरीके से कंडीशनल और इंडिपेंडेंट के क्वेश्चन पेपर में काफ़ी आते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं अपनी बेस थ्योरम की तरफ। उससे पहले बनती है भाई टोटल प्रोबेबिलिटी। एक होती है टोटल और फिर बनती है अपनी बेस, इसी का हिस्सा है क्योंकि ये, समझो भाई क्या होता क्या है क्वेश्चन में। सबसे पहले ना किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को ये चीज़ मेंशन करी जाती है कि मान लो कोई डेटा है, वट एवर द डेटा इज, कुछ भी हो सकता है, E1 आ सकता है, E2 आ सकता है, E3 आ सकता है। फिर उनमें एक बात गिवन होती है जो सबके लिए होती है, ठीक है। फिर उनके अकॉर्डिंग हम A/E1, आंखों में छुप रहा होगा शायद ये कलर, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं दूसरा कलर लगाता हूँ। हाँ देखो भाई, मान लो अपने को E1 दिया है, अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, E2 दिया है, E3 दिया है, ठीक है ना, और फिर A दिया है। मतलब अगर आप क्वेश्चंस को नोटिस करो, क्वेश्चंस में क्या होता है, पहले ना डेटा दिया होता है। कैसे डेटा दिया होता है अभी क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, बट उससे पहले सुन लो। जैसे मान लो आपने NCERT किताब अगर देखी हो तो उसके अंदर क्वेश्चन होता है कि भाई कोई बच्चा है वो हॉस्टल में रहता है और डे स्कॉलर मतलब पीजी में रहता है। मान लो हॉस्टल और पीजी ये 2 डेटा हो गए। फिर उन दोनों में एक कॉमन बात आती है कि चाहे हॉस्टल में रहे चाहे पीजी में रहे, उसके क्लास में A ग्रेड आ रही है, यानी वो फर्स्ट आ रहा है क्लास में, ठीक है। वो जो फर्स्ट आने वाली बात है वो कॉमन होती है, वो उस वाली बात को हम यहाँ पर कॉमन बात लिखते हैं जो कि गिवन होती है, ठीक है।
फिर क्या होता है कि आपको यूं बोला जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स द ग्रेड 1, मतलब उसकी ग्रेड 1 आई है, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो। तो जैसे यहाँ पर आप निकालते हो A/E1, A/E2, A/E3, मतलब कोई ना कोई बात गिवन जरूर होगी, उसको आप यहाँ लिखोगे कि भाई अगर मान लो वो हॉस्टल का बच्चा है और उसकी A ग्रेड आ गई है, तो A ग्रेड आ गई है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी अगर वो हॉस्टल का बच्चा है। तो ये चीज़ क्वेश्चन में भी हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे होता है। फिर इसके बाद आपको उसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है कि वो ग्रेड 1 आई है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A कैसे निकालते हैं भाई, इन दोनों को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करके, E1 और A/E1 मल्टीप्लाई हो गया। फिर आता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फिर A/E2, ऐसे करके चीज़ें आगे चलती जाएंगी। अब जैसे E3 आ गया तो A/E3, E4 आ गया तो A/E4, इस तरीके से आएगा। अब बेस थ्योरम में क्या होता है, उसी का एक पार्ट पूछता है। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट फर्स्ट आ गया है, ये बात कंफर्म है, आपको ये बताना है कि वो हॉस्टल का बच्चा था। जैसे यहाँ पर सिर्फ ये पूछा है कि वो फर्स्ट आया है, यहाँ पर ये भी पूछेगा कि फर्स्ट हॉस्टल का बच्चा आया है। तो बेस थ्योरम में यही बाकी सब चीज़ें सेम रहती है, बस इसी में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि वो फर्स्ट आया है, ये बात गिवन है, ए वाली बात गिवन हो जाती है, और E1 आपसे पूछा जाएगा, E2 भी पूछा जा सकता है, E3 भी पूछा जा सकता है। तो उसमें क्या होगा, आप लाइन खींचोगे, ठीक है। नीचे क्या आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी, जो भी ये चीज आई है इसको उठाओ, नीचे लिख दो। नीचे कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब E3 आ रहा है, E4 आ रहा है, वो सब लिखो, पूरा लिखो, नीचे टोटल आएगा। ऊपर बस उस सेक्शन को उठा के लिख दो जिसके बारे में पूछा है। जैसे इसमें E1 के बारे में पूछा है तो सिर्फ ये वाला सेक्शन उठेगा और ऊपर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, इस तरीके से ही आ जाता है, ठीक है। अगर E2 पूछेगा तो E2 आ जाएगा, E3 पूछेगा तो E3 आ जाएगा। ये होती है हमारी बेस थ्योरम, ठीक है। बिना क्वेश्चन के बात नहीं बनेगी। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन हो या ना हो, मैं आपको कराने वाला हूं, बेफिक्र रहो। अरे तेरी, एक सेकेंड, हाँ ये देखो केस स्टडी का क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, इसको अभी हम हटा देते हैं। हाँ देखो भाई भाई गला थोड़ा बैठा, ध्यान रखिएगा, समझ में आ जाएगी बात। और एनसीईआरटी के ना काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने ज़रूर बताए हैं। एक ट्रुथ वाला क्वेश्चन होता है, आपकी बुक में एग्जाम्पल है जो मैंने टिक भी करा है, एनसीईआरटी वाले में जाके देख सकते हो, कि एक व्यक्ति 5 में से 6 में से 5 बार सच बोलता है, ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर करना। एक आपका वो क्वेश्चन है जिसमें HIV टेस्ट वगैरह वाले क्वेश्चन आते हैं, वो ब्लड लेबोरेटरी वाले, वो क्वेश्चन जरूर करना, वो बिल्कुल आते हैं एग्जाम में। आ जाओ, देखो 3 पर्सन ABC अप्लाई फॉर अ जॉब ऑफ द मैनेजर इन अ प्राइवेट कंपनी, चांसेस ऑफ देयर सिलेक्शन ऑफ ABC। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप लिखोगे E1, E2 और E3, ये होगा चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ A, B और C। ABC के सिलेक्शन के चांस हो गए, तो इनकी प्रोबेबिलिटी बता दो क्या है, E1, E2, E3, ठीक है। अब E1, E2, E3 कितना है बताओ सर, ये टोटल रेशियो है इनका 4, 5, 6 और 1 7, तो 1/7, 2/7, 4/7 हो गया। अब इनमें हमेशा एक कॉमन बात होती है जिसे मैं A लिखता हूं, क्या लिखता हूं, A। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ABC कैन इंट्रोड्यूस चार्जेस टू इंप्रूव द प्रॉफिट, ठीक है। तो ये A वाली बात हो गई कि जिसका भी सिलेक्शन होगा वो इंप्रूव द प्रॉफिट वाली बात करेगा, ठीक है, इंप्रूव द प्रॉफिट वाली बात करेगा। तो जरा ध्यान से देखना, A/E1 का क्या मतलब हुआ कि A के आने से इंप्रूव ऑफ प्रॉफिट हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 है, ठीक है। A/E2 कितना है, A/E2 कितना है, 0.5 है। A/E3 कितना है, 0.3 है, ठीक है भाई। ये सारी चीज हो गई। अब हमेशा इनमें से किसी एक का उल्टा पूछता, मैंने क्या कहा था आपसे, देखो इट कैन चार्ज डजंट टेक प्लेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इट इज, एक सेकेंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज कैन इंट्रोड्यूस द प्रॉफिट टू इंप्रूव द प्रॉफिट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ C। अब C की अपॉइंटमेंट पे आपको चार्ज बताना है, ठीक है। पहले हम इसको डज टेक प्लेस करेंगे, उसके बाद डजन की तरफ भी चलेंगे। तो भाई अगर मान लो C का चार्ज अपॉइंट हो रहा है तो उसके होने से प्रोबेबिलिटी, मतलब जो आपका चांसेस है वो कितना होगा, मतलब अगर C अपॉइंट हो गया है तो उसके द्वारा प्रॉफिट होने का क्या चांस है। आ जाओ। और अगर डज नॉट टेक प्लेस लिखा है तो दोनों बताऊंगा, पहले सुन लो, पहले डज टेक प्लेस की बात करते हैं। तो भाई इसमें आपको इस किसी एक का उल्टा पूछेगा, किसका उल्टा पूछा, C का, तो इसको उल्टा कर दो बस, E3 है ये,
E3/A कर दो। अब देखो क्या करना है, ऊपर वही आएगा जिसके बारे में पूछा है, क्योंकि इन्हीं की मल्टीप्लाई करनी होती है आपको, इन्हीं की मल्टीप्लाई, इन्हीं की। ठीक है, तो यहां पर नीचे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A/E1, E2 A/E2, E3 A/E3। ठीक है, अब इनमें से किसी एक को उठा के ऊपर रख दो। किसको, देखो E3 को पूछा है ना, तो इस वाले को उठा के रखोगे आप, E3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। अब डज टेक प्लेस की बात हुई है तो ये सारी चीज हो गई। अब क्या करना है, आ जाओ देखो, वैल्यूज पुट करो। वैल्यूज क्या क्या है, 1/7 इंटू 0.8, 1/7 इंटू 0.8 प्लस 2/7 इंटू 0.5, 2/7 0.5 प्लस 4/7 0.3, 4/7 0.3, और इसी को उठा के ऊपर भी रख दो। अब मैं इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं कि इसकी कैलकुलेशन आप करके मुझे बता सकते हो कि क्या आंसर आएगा कमेंट के अंदर। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर हो गई, सॉर्टेड है यहां तक सब कुछ। अब बात करते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन में डज नॉट टेक प्लेस की बात करता तो क्या होता। सब सिनेरियो सेम रहता, बस एक छोटी सी चीज हो जाती, उस बात को ध्यान रखना। देखो भाई, ये जो वैल्यूज है ना, ये वाली, इनकी प्रोबेबिलिटीज बदल जाती। जो 0.8 आया है ना, जो 0.8 आया है ना, वो 0.2 रखते आप। डज नॉट बोला है क्योंकि डज टेक प्लेस 0.8 है, नॉट का 0.2 है। 0.5 है तो उसका तो 0.5 ही रहेगा। 0.3 वाले का 0.7 हो जाएगा। बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहेगा। डज टेक प्लेस की बात भी समझ में आ गई, डज नॉट टेक प्लेस की बात भी समझ में आ गई। तो आई होप ये क्वेश्चन इस तरीके से क्लियर हुआ होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से नोट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और अगर कोई एक बार अच्छे से समझ भी लो, मैं एक गिलास पानी पी लूँ, गला काफ़ी बैठ रहा है। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। आ जाओ भाई, देखो इस तरीके से भाई सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पेपर में बनते हैं, तो इसको अच्छे से करो ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, आ जाओ। कहाँ गया भाई अपना, ये रहा। देखो ये सब क्वेश्चंस है। अभी ऐसा करते हैं, पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी सीखते हैं, फिर इसको भी करते हैं। और उम्मीद है कि बेस थ्योरम को जो मैंने एनसीईआरटी में सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए थे उन्हें ज़रूर करना, क्योंकि उससे ही पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है। बाकी मैं केस स्टडी में और भी डिस्कस कर दूंगा, बेफिक्र रहो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करता है। ऐसा नहीं है कि बेस थ्योरम का भी एक ही करा, अभी जो भी मिक्स क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने वाले हैं उसमें भी करेंगे। अब देखो पीडी ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ी आसान चीज़ है, बस खामा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसमें ना 2-3 छोटी छोटी बातें हैं, वो ज़रा सुनना। जैसे कि अगर मैं आपको यूँ कहूँ, ठीक है ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए आती है वो आती है बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपकी वैल्यू x आती है और उसकी प्रोबेबिलिटी आती है, इस चीज़ को ध्यान रखो। ठीक है, अब यहाँ पर x कुछ भी हो सकता है, वो रैंडम वेरिएबल है, वो 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4, यहाँ वट एवर द प्रोबेबिलिटी जो भी आएगा यहाँ पर। अब अगर आप लोगों से इसमें 2 चीज़ें पूछी जाती है कि मीन यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकाले, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकाले, ठीक है पहली चीज़। दूसरा आप लोगों से पूछा जाता है वेरिएंस कैसे निकालें। तो ये 2 चीज़ें कैसे निकालते हैं ज़रा इसको सुनिएगा। मीन का तो आपको सिंपली मैंने फंडा बता ही रखा है, इसको EX बोलते हैं, सिग्मा XI और PI, मतलब आपको इनको इनटू करके ऐड करना। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, और वेरिएंस क्या होता है, वो होता है EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। और अगर आपसे SD पूछ ले तो जो भी आपका वेरिएंस आया होगा उसको बस अंडर रूट कर देना, दैट्स इट। इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखना। ओके, आ जाओ आगे देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं उससे पहले, जैसे मान लो आपने 2 कार्ड्स निकाले, ठीक है, 2 कार्ड्स ड्रॉन। अब यहाँ पर ना आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मान लो आपने बोला X है नंबर ऑफ कार्ड ऑफ किंग, नंबर ऑफ कार्ड ऑफ किंग। तो अगर आप नंबर ऑफ कार्ड ऑफ किंग की बात कर रहे हो तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है ये सुनो। कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है किंग के, तो किंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होती है, 4 ही तो किंग होते हैं, 4/52। तो काट दो, 1/13 हो गया। और उसके बाद नॉट किंग की क्या होगी, नॉट किंग की होगी 12/13। ठीक है भाई, 1/13 हो गया, 12/13 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब सुनो ध्यान से। अब ये 1/13 हो गया, 12/13 हो गया, यहाँ पर एक एक करके, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही यही है। 0 किंग भी आप अज्यूम करोगे, आप 1 किंग भी कंसीडर करोगे, आप दोनों किंग भी कंसीडर करोगे। इसमें एक चीज़ का ध्यान जो रखना है वो सुनना, अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आ जाओ देखो। अगर 0 किंग आ रहे हैं तो दोनों के दोनों नॉट किंग होंगे, मतलब 12/13 और 12/13। ठीक है,
इस चीज का खास ख्याल रखना, ओके। इसके अलावा अगर एक किंग आ रहा है, कितने किंग आ रहे हैं? एक, तो एक किंग में क्या आएगा? 1/13 और अगला होगा 12/13। इस चीज का याद रखना, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड रखते हैं तभी पीडी बनेगी। रिपीटेशन अलाउड रखनी है। अच्छा, अगर दोनों किंग आ जाए तो 1/13 1/13। अब यहां पर जो एक्स्ट्रा चीज आपको ध्यान रखनी है, जब ऐसे कार्ड या आउटकम बनते हैं तो आपके टोटल 2 कार्ड हैं, तो आप लिखोगे 2C0 2C1 और 2C2। मान लो ये डेटा 3 में होता, 3 कार्ड्स में होता, तो आप क्या लिखते? 3C0 3C1 3C2। ठीक है, थोड़ा सा कैमरे से बाहर चला गया, सॉरी। 3C0 3C1 3C2 3C3। मान लो 4 कार्ड हो, 4C0 4C1 4C2 4C3। मतलब इस चीज़ को लिखना क्यों है भाई? देखो, अगर दोनों किंग नहीं आ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी कुछ भी बन सकती है, वो डायरेक्ट आएगी। लेकिन अगर एक किंग आया तो आपको ये सिनेरियो भी याद रखना है कि पहले किंग आएगा, अगली बार किंग नहीं आएगा। पर ऐसा भी तो हो सकता है पहले किंग ना आए और अगली बार आ जाए। तो दोनों चीज़ों को कंसीडर करने के लिए ये चीज़ लगती है। बाकी क्वेश्चन करते हैं तभी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। आ जाओ, देखो। आ जाओ, देखो भाई, सबसे पहले किस टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ये वाले। देखो भाई, आपसे मीन पूछा है। क्या पूछा है? मीन। मीन तो छोड़ो, पहले आप ये देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है ना, तो मीन सिंपली क्या होगा? 0 को इससे इंटू कर दिया, 0 × 1/6 प्लस 1 × 5/18 प्लस 2 × 2/9। इस तरीके से करते जाओ, प्लस 3 × 1/6 प्लस 4 × 1/9 प्लस 5 × 1/18। इसे सॉल्व कर लो, आपकी मीन की वैल्यू आ जाएगी। सिंपली क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है और देखते हैं। एक एक चीज़ समझ में आ गई मीन वाली। अब पेपर में जो क्वेश्चन इसका बनता है वो देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। के वाला क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, जिसमें आपकी बाकी वैल्यूज़ गायब होती हैं और इसको आपको फाइंड करना होता है। देखो ये रहे क्वेश्चन, ये रहे। ये तो फिर भी छोटा है, पेपर में तो इससे भी ज़्यादा ईजी बन सकता है। सबसे पहले देखो डेटा कहाँ तक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, एक्स इज़ गिवन लाइक अंडर दिस। तो आपकी जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो अदरवाइज, मतलब कुछ भी वो 0 है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 1 में क्या लिखना है आपको? kx²। ठीक है, अब kx² का मतलब 1 रखो, 1 का स्क्वायर क्या हुआ? k हो गया। 2 रखो, 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4 हो गया। 3 रखो, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 हो गया। अब क्या करना है? 4 5 6 में 4 रखो, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, देखते चलो। फिर 5 रखो, 5 दूनी 10 हो गया। फिर 6 रखो, 6 दूनी 12 हो गया। इस चीज़ का ध्यान रखो। ठीक है भाई, इस तरीके से अपने को करना होता है। अब क्या है भाई, ये x है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको k की वैल्यू निकालनी है। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन बना। अब आप क्या करते हो आपको पता है, सिग्मा PI 1 होता है, तो टोटल करो। ठीक है भाई, 12 और 10 22, 8 30, 30 और 9 39, 1 40 और 4 44। तो ये 44 k = 1 आ गया। तो k का आंसर 1/44 हो गया। जब k का आंसर 1/44 हो गया तो आपकी सारी वैल्यू अब निकल सकती है, क्योंकि डेटा तैयार हो गया। अब डेटा आपके सामने है। जैसे आपसे किसी ने पूछा मीन बताओ, ठीक है, तो मीन क्या होगा? इन सब का इंटू होगा, उसके में लास्ट में जाकर k की वैल्यू पुट कर देना। कैसे? देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे आपसे पूछा भाई EX बताओ, मीन बताओ, तो आप क्या करोगे? 1 × k प्लस 4 दूनी 8, 3 दिन 27। ऐसे करते करते आप लास्ट में जाओगे 12×72। सारा टोटल करके कुछ लाइक के आएगा कोई वैल्यू के साथ। तो वहां पर बस आपको उस वैल्यू के साथ के की वैल्यू जो 1/44 आई है उसे पुट कर देना है और अपना आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन केस स्टडी में भी पूछा जाता है, मार्क्स में भी पूछा जाता है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो कैसे निकालोगे? देखो 4 या 4 से बड़ी वैल्यू, 4 या 4 से बड़ी वैल्यू, तो 4 5 और 6 इन सबको सॉल्व कर दो। कितना आंसर आएगा? 10 और 12 22 और 8 30, 30 के। तो आंसर आ जाएगा 30/44। क्या आंसर आ जाएगा? 30/44। इस तरीके से वैल्यू सॉल्व करनी होती है। तो पीडी के ऊपर खामा परेशान हो रहे हो, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। वीडियो में अगर आप ये स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें जो काफ़ी एक्स्ट्रा है ना, इनको करने की नीड नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, पढ़ें, आ जाओ।
ये आपका बाइस थ्योरम का क्वेश्चन है। आई थिंक पीडी क्लियर हो गया होगा, मीन वेरिएंस समझ में आ गया होगा, कैसे निकालना होता है। ठीक है, मीन वाले का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा भाई, अभी मैंने आपको बताया था, चार्ट में दिखा देंगे, रुक जाओ। पहले ये देखो, बैग 1 कंटेन 3 रेड 4 ब्लैक, बैग 2 कंटेन 4 रेड 5 ब्लैक। वन ऑफ द बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 एंड द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2। अच्छा, एक बॉल को उसमें ट्रांसफर करा जा रहा है, ठीक है, ओके। सो द बॉल इज ड्रॉन फाउंड टू बी रेड इन कलर, मतलब बैग 2 के में से जब बॉल निकाली जाएगी तो उसे रेड निकाला जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना, जो ट्रांसफर बॉल थी ना वो ब्लैक है। यहाँ पर सिनेरियो समझो। सबसे पहले बात हुई ट्रांसफर करने वाली बॉल्स की। अब बॉल को अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, बॉल को आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर, तो वो 2 इवेंट बनेंगे। पहला कि जो ट्रांसफर कर रहे हो वो ब्लैक भी हो सकती है और ट्रांसफर वाली बॉल आपकी रेड भी हो सकती है। E1 भी हो गया, E2 भी हो गया। तो अब समझो, जब आपने ट्रांसफर रेड करी होगी, पहले बैग से कर रहे हो ना आप, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/7 होगी। उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/7। एक सेकेंड, रेड है ब्लैक है, ब्लैक की, तो ब्लैक की होगी 4/7 और रेड की होगी आपकी 3/7। अब ए क्या है ज़रा बताओ, ए क्या होगा? तो भाई ए अपना यहाँ पर बहुत सिंपल वैल्यू होगी। ए क्या है देखो, ए इसने बोला है कि जो बॉल निकाली जाएगी बैग 2 से, बैग 2 से ड्रॉन बॉल इज रेड। अब आपको रेड ही निकालनी है। अब यहां समझने वाली बात क्या है वो सुनो। जब आप बैग 2 से बॉल निकालने जाओगे तो बैग 2 की कहानी को समझो। बैग 2 क्या कह रहा है, मेरे पास 4 रेड हैं 5 ब्लैक हैं, 4 रेड हैं 5 ब्लैक हैं। तो आप क्या करना है वो भाई, उसने बोला कि अगर ट्रांसफर बॉल ब्लैक हो जाए, मतलब इसमें एक और ब्लैक बॉल आ जाए, तो टोटल 6 बॉल हो जाएंगी ब्लैक, पर निकालनी तो रेड ही है ना। तो टोटल 10 में से आपकी 4 चांसेस है रेड बॉल के, तो यहाँ आएगा 4/10। बोलो बात समझ में आ गई। अब A/E2 की बात करते हैं, A/E2। अब उसने क्या बोला, ट्रांसफर बॉल रेड है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। अब जब ट्रांसफर बॉल रेड है तो रेड पहले 4 थी, ब्लैक 5 थी, तो 4 में एक और जोड़ दिया क्योंकि एक और रेड आ गई, तो ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। 5 और 5 कितना हो गया, टोटल बॉल तो अब भी 10 है, लेकिन पहले रेड बॉल 4 थी, अब 5 हो गई है। तो यानी जो चांसेस है ना रेड बॉल के, वो अब 5/10 हो जाएंगे। मतलब जो बॉल ट्रांसफर करी है उसके हिसाब से रेड बॉल को ड्रॉन करना है। देखो क्या लिखा है, बॉल इज ट्रांसफर देन द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग एंड द फाउंड टू बी रेड इन कलर। इस चीज का ध्यान रखना है। अब आपको बताना है कि बॉल तो रेड निकल गई है, बॉल तो रेड निकल गई है, लेकिन वो जो ट्रांसफर बॉल थी वो ब्लैक थी। तो ब्लैक बॉल की ट्रांसफर प्रोबेबिलिटी क्या है, E1। मैंने क्या कहा था हर बार आपको, 2 इवेंट एक कॉमन बात और हर बार इनमें से किसी एक का उल्टा। देखो E1 का उल्टा आ गया। अब क्या करना है सर, ये तो हम कर लेंगे, A/E1 E1 के साथ प्लस E2 के साथ A/E2, फिर ऊपर E1 के साथ A/E1। अब इसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि क्या आएगा। मेन आपकी इक्वेशन अगर आपको बनाने आ गई तो स्टेप मार्किंग के भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। अभी आपके ऊपर है आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं स्क्रीन से बाहर चला जाता हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आपको क्या, अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। और मैं अभी आपको बोल रहा हूँ कि अब आज से जितने भी आपके डाउट आए ग्रुप में आओ। टेलीग्राम का ग्रुप मैंने क्यों दिया है, देखो भाई, एक सेकेंड, हाँ, ओके, हाँ ठीक है। देखो ये टेलीग्राम का ग्रुप मैंने आपको इसलिए दिया, यहाँ पर आप मुझसे डाउट पूछ लेना। मुझे को अभी टैग भी कर रखा है बच्चों ने, मैं इनको अभी जवाब दूंगा आपके लेक्चर के रिकॉर्ड होने के बाद। तो आप ना इसको मेरे से जो भी आपका डाउट हो, देखो प्रोबेबिलिटी का लेक्चर मांग ही रहे हैं, एप्लीकेशन करा दो, तो भाई प्रोबेबिलिटी मैंने करा दी है, बस अभी अपलोड करूँगा तो इनको मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप यहाँ पर आके ना मुझे टैग करके मुझसे डाउट भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जो भी दिक्कत होगी मैं दूर करने के लिए बैठा हूँ, फिर चाहे वो वेरिएंस हो, चाहे वो आपके PD में दिक्कत हो, चाहे वो बाइस थ्योरम हो, कोई सी भी हो। अब इनके और क्वेश्चन में केस स्टडी में भी करवाऊंगा, प्लस सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसमें भी करवाऊंगा। तो आ जाओ भाई, मिलते हैं टेलीग्राम के अंदर। जो भी चीज़ें आपके डाउट्स होंगे मेरे से वहाँ पूछिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। ठीक है भाई, चलिए।